जो हमारा पर्पज है वो आज के समय पे राइट बेस्ड है। माने डेमोक्रेटिक कंट्रीज में, डेमोक्रेटिक सेटअप में हर व्यक्ति के अपने अधिकार हैं। तो किसी भी प्रकार की दिव्यांगता या कोई अन्य चीज होने भर से एक डिग्निफाइड जीवन जीने से किसी को रोका नहीं जा सकता। अगर डिग्निफाइड जीवन तभी जी पाएंगे जब उनको मिलने वाली जो सुविधाएं हैं वो सही समय पर और सही प्रकार से बगैर किसी डिस्क्रिमिनेशन के मिल सके। तो इसमें सबसे पहले डिसेबिलिटीज के बारे में हम जान लेते हैं। डिसेबिलिटी माने है क्या? तो डिसेबिलिटी किसी काम के ना होने की एबिलिटी की स्थिति है। कोई भी रीजन हो सकता है उसका, वो लॉन्ग टर्म रहे लेकिन माने तो कोई भी सेंसरी इंपेयरमेंट के कारण हो सकता है या बॉडीली पार्ट पर फिजिकल उसमें किसी चीज का ना होना, माने किसी की आंख नहीं हो, हाथ पैर ना हो, अगर है तो वो सही कोऑर्डिनेशन में काम ना कर रहे हो, वो चीजें हो सकती हैं। तो उनसे जो फंक्शनिंग अफेक्ट होती है वो माने डिसेबिलिटी रहेगी। इस अफेक्ट होने के कारण जो प्रभाव आ रहा है उसको कैसे रिड्यूस किया जाए, मिनिमल कैसे किया जाए, क्या चेंज हो वो होना चाहिए। और जब हम बात करते हैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी की तो उसमें जो बेंचमार्क डिसेबिलिटी राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत बेंचमार्क जो डिसेबिलिटी है 21 डिसेबिलिटीज का जिक्र किया गया है। माने पहले 7 थी, अब 7 से 21 अलग अलग से उनको बढ़ा दिया गया है। तो इसमें इक्वल और इक्विटेबल दो चीजें होनी चाहिए। इक्विटी और इक्वेलिटी। इक्वेलिटी हम जब बात करते हैं दिव्यांग बच्चों के संदर्भ में तो वही समानता हो सकती है। अगर हम छोटा सा एग्जांपल ये देखें कि यहाँ अगर स्टेज पर हम खड़े, किसी की हाइट माने 4 फीट हो, एक की हाइट 6 फीट हो, मैं सभी को कहा कि आप इस स्टेज पे हैं और सामने जो प्रोग्राम हुआ है वो देख सके, ये तो होगी हमारी इक्वेलिटी वाली चीज। लेकिन जब हम बात करते हैं इक्विटी की तो जो 3 फीट वाला व्यक्ति है उसको हम कोई स्टूल या कोई अपलिफ्टमेंट देके 6 फीट के लगभग उसको पहुंचा दें, तो ये हमारी इक्विटी का प्रावधान है। और इसी चीज पे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में, चाहे वो बोर्ड एग्जाम्स में चेंज किया गया हो सरकार की ओर से या अन्य चीजों में कोई बदलाव किया गया है, तो इक्विटेबल एंड जस्ट सोसाइटी के बनाने के लिए जो भी हमारे प्रावधान हैं वो किए गए। तो हम सबसे पहले जान लेते हैं डिसेबिलिटी, इंपेयरमेंट, इनके बारे में कि इनमें डिफरेंस माने क्या है। तो तीनों चीजें साथ साथ यूज होती हैं, इंपेयरमेंट, डिसेबिलिटी और हैंडीकैप। इंपेयरमेंट का अर्थ माने ये होता है कि बॉडी ऑर्गन या किसी सेंसरी दिक्कत के कारण इम्पेरिटी होना, पैरिटी में ना चीजों का रहना, वो इंपेयरमेंट होगी। आंख नहीं है तो देखने में लिमिटेशन हो जाएगी, वो इंपेयरमेंट है। उसका फिर क्या प्रभाव पड़ेगा, वो किसी फंक्शन को, किसी काम को करने में रेस्ट्रिक्शन लेके आएगा। उसकी फंक्शनिंग जो है पर्सन की वो सिग्निफिकेंटली अफेक्ट हो जाएगी, तो वो डिसेबिलिटी माने हो जाएगी। किसी भी काम को करने में एबिलिटी ना रहना, रोक हो जाना, डिसेबिलिटी हो जाएगी। और उस डिसेबिलिटी के कारण कोई व्यक्ति उस चीज तक ना पहुंच पाया जो उसकी डिजायर्ड एम्बिशन थी, दैट इज हैंडीकैप। तो डीपीसी में हैंडीकैप के कारण
जो वर्ड है वो पहले अपने आप में नेगेटिव एस्पेक्ट में यूज किया जाता रहा है हैंडीकैप, यानी कि पहले जब हम बात करते हैं मॉडर्न एरा से पहले की, तो जो पर्सन जो कैप इन हैंड, वहाँ से ये ड्राइव हुआ है वर्ड, कि ऐसा माना जाता था पहले कि जो दिव्यांग लोग हैं वो कोई कार्य माने नहीं कर पाएंगे, वो सिर्फ बेगिंग, भीख मांगना माने वो चीज़, कैप इन हैंड कि हाथ में, वह दूसरे के आश्रित रहना। लेकिन हम बात करते हैं जस्ट और इक्विटेबल सोसाइटी की, तो उसमें जो चीज़ें हैं वो चेंज है। फोकस मेन स्ट्रीमिंग से इंक्लूजन पे है। इंक्लूजन जो हमारा है वो नीड ऑफ द आवर, यानी कि आज के टाइम की जरूरत है। जरूरत क्यों है? क्योंकि हर बच्चे का सामान्य विद्यालय में एडमिशन होना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो सोसाइटी है वो तो यही रहनी है, नई सोसाइटी कोई आनी नहीं कि भाई दिव्यांग लोगों के लिए हम कोई अलग से समाज का निर्धारण करेंगे, वो पॉसिबल नहीं है। और पहले जो स्टार्टिंग होती है बच्चे की वो स्कूल से ही है। तो हम ये बात मान के चलते हैं, सरकार इस बात को मान के चलती है कि जब बच्चा सामान्य स्कूल में जाएगा, अपने सामान्य परिवेश में जाएगा आसपास की, तो उनके दोस्त भी बनेंगे। ये हम भी देखते हैं, जो हमारे स्कूल टाइम के, कॉलेज टाइम के जो दोस्त रहे आज तक, वो हमारे लिए फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं और सहयोगी भी रहते हैं। तो पहले ही चीज है इंक्लूजन इसलिए जरूरी है कि जो शिक्षा है वो हमारे लिए बनी हुई है। एजुकेशन इज मेंट फॉर अस, हम शिक्षा के लिए नहीं बने हुए। जब शिक्षा बनी हुई हमारे लिए है तो अगर एक दिव्यांग बच्चा है तो उन चीजों में बदलाव किया जा सकता है, मॉडिफिकेशन की जा सकती। ये वो चीज नहीं है कि एक बच्चे को सिस्टम में फिट होना होगा, नहीं। इंक्लूजन का अर्थ माने मोटे तौर पर यही है कि जो सिस्टम है वो एडेप्टेशन होगी उसके अंदर, बैरियर फ्री इन्वायरमेंट होगा। सबसे पहले जब हम बात करते हैं पहुंच की, एक्सेस की, तो बैरियर फ्री इन्वायरमेंट होना चाहिए, फिजिकल एक्सेस बच्चे की क्लास तक पहुंच होना, तो वो लेके आएगी। दूसरी चीज जो इसमें महत्वपूर्ण है, गुणों का विकास करना। कोई भी अगर दिव्यांग बच्चा है, गुणों का विकास तभी होगा जब उसको अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। जितना भी कैलिबर उस बच्चे के अंदर है वो बाहर किस प्रकार से आ सकता है, वो जब उसको एक मंच मिलेगा, अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी, जो टैलेंट है वो होगा। बहुत सारे हमारे एग्जाम्पल्स हैं वर्ल्ड में। हेलन केलर डेफ ब्लाइंड भी थे, स्टीफन हॉकिंस फिजिसिस्ट रहे हैं बहुत बड़े, कॉस्मोस की बहुत जो थ्योरीज है उन्होंने दी है। व्हीलचेयर पे थे लगभग बहुत टाइम से, पूरी उम्र ही उस पे रहे हैं। तो ये नहीं है कि चीजें वो नहीं कर सकते। जब हम बात करते हैं हमारे शास्त्रों की, तो वहां भी गीता का जब हम जिक्र करते हैं तो अष्टवक्र गीता है, तो जिन्होंने लिखी है वो भी पर्सन विद डिसेबिलिटी रहे हैं। तो इस चीज का ये अर्थ कतई नहीं है कि पोटेंशियल इन लोगों में, इन बच्चों में नहीं है। बस चीज, दो चीजों पे हमने फोकस करना है। पेरेंट्स की काउंसलिंग वो बहुत जरूरी है, क्योंकि और प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट जो पेरेंट्स देते हैं जानकारी के अभाव में। जैसे एक छोटा सा एग्जांपल हम देखते हैं, जैसे एक बहुत बड़ा पेड़ होता है, कोई बरगद का पेड़ है, पीपल का पेड़ है, उसके नीचे जब हम ध्यान से देखते हैं तो घास भी नहीं उगती, क्योंकि और प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट उसके ऊपर रहता है, धूप भी नहीं पहुंच पाती, तो घास वहां पे नहीं उगेगी। ऐसा ही जो पेरेंट्स अगर और प्रोटेक्ट करके रखेंगे बच्चे को कि नहीं ये बाहर निकलेगा तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, जब लाइफ पूरी उस बच्चे ने जीनी है तो शुरू से ही उसको आजादी दें और रिसोर्सेज उसको अवेलेबल हो, तो ऑप्टिमम जो यूटिलाइजेशन है पोटेंशियल का उस बच्चे का वो हो सकता है। तो रेस्ट्रिक्ट नहीं होना चाहिए,
बैरियर फ्री एनवायरनमेंट उसका घर में भी, सोसाइटी में भी और स्कूल स्तर पर भी हो। सिर्फ फिजिकल एनवायरनमेंट के साथ साथ साइकोलॉजिकल जो चेंज है वो अति आवश्यक है। तो डिसेबिलिटीज के बारे में थोड़ा सा और आगे इसके प्रकार जान लेते हैं। पीडब्ल्यूडी एक्ट के बाद राइट्स ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट 2016 के तहत इसमें हमारी 21 प्रकार की डिसेबिलिटीज हैं। तो फिजिकल डिसेबिलिटीज में हमारी लोकोमोटर डिसेबिलिटी, लेप्रोसी क्योर्ड, सेरेब्रल पाल्सी, ड्वार्फिज्म, मस्कुलर डिस्ट्रोफी, एसिड अटैक विक्टिम्स, ये लिए गए हैं। मोटे तौर पर हमने अलग अलग इसकी डिस्ट्रीब्यूशन की है ताकि वो फिजिकल की जो मूवमेंट को हमारे रिस्ट्रिक्ट करते हैं वो वाले। फिर हमारी सेंसरी जो हमारी सेंसेस हैं वो अगर अफेक्ट होती हैं तो उनमें हमारी विजुअल इंपेयरमेंट है, वो 2 प्रकार की है, ब्लाइंडनेस और लो विजन। फिर हियरिंग इंपेयरमेंट, टोटल डेफ है या हार्ड ऑफ हियरिंग हो सकता है। और जो नई डिसेबिलिटी इंक्लूड की गई वो हमारी स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, माने कम्युनिकेशन में जो बाधा आती है उसकी हो सकती है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी में इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। और जो हमारी हेल्थ से रिलेटेड है, सबसे पहले हम बात करते हैं जैसे मेंटल हेल्थ की, तो मेंटल इलनेस, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल हमारी कंडीशंस हैं, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, पार्किंसन डिजीज और बर्न डिसऑर्डर को भी इनमें इंक्लूड कर लिया गया है। 3 प्रकार के जो हमारे हैं, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल जो डिजीज होता है वो। तो लोकोमोटर डिसेबिलिटी में चलन विकलांगता, ये दृष्टिगोचर ही होता है, स्पष्ट रहती है सभी चीजें। फिर लेप्रोसी क्योर्ड, कुष्ठ रोग जिनको हो जाता है वो इंक्लूड करने का एक रीजन हमारा रहा है कि इससे जिनको कोड जिसको कहते थे पहले कुष्ठ रोग हो गया, उससे जो शरीर के ऑर्गन्स हैं वो काम करना कम कर देते हैं, सेंसेस खत्म हो जाती है। तो ये रीजन है इसको भी इसमें इंक्लूड करने का। सेरेब्रल पाल्सी मानी डिसेबिलिटी जिसमें हमारा जो बच्चे का मस्तिष्क आघात होता है और उससे आईक्यू लेवल कंप्रोमाइज नहीं होता नॉर्मली, लेकिन जो उसके चलने फिरने की एबिलिटी है वो बहुत प्रभावित होती है। माने ये बच्चे ऐसा फील करते हैं जैसे हम अगर थोड़ा सा हाथ या पैरों को ऐसे टाइट कर लें, मसल्स ऐसे खिंचाव रहे, तो 24/7 इन बच्चों की जो मसल्स हैं हाथ की और पैर की वो ऐसे ही स्ट्रेन रहते हैं, बिल्कुल टाइट रहते हैं। पैर ऐसे उनके मुड़े होंगे, कैंचीदार टाइप से वो रहेगा। तो इनको भी मूवमेंट में बहुत प्रॉब्लम रहती है। ड्वार्फिज्म, ये भी डिसेबिलिटी में नया शामिल किया गया है, जिसकी हाइट 4 फीट 10 इंच के आसपास रहती है। इसके 2 रीजन हैं ये शामिल करने के डिसेबिलिटी के। पहला तो सोसाइटी में जो मजाक होता है छोटे कद वाले का वैसा ही होता है वो चीज। दूसरा जो इसका बायोलॉजिकल या एनाटॉमिकल जो इशू हो गया है, जिन लोगों की हाइट कम होगी डेफिनेट है जो उनके इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं उनके साइज भी छोटे हो जाते हैं। हार्ट का साइज है वो भी कंप्रोमाइज रहता है, लीवर है उसका भी साइज छोटा होता है। और कोई ऐसा रीजन नहीं था कि ड्वार्फिज्म को इसमें शामिल किया जाए। मेन चीज ये है कि जो इंटरनल बॉडी ऑर्गन्स हैं उन्हीं के कारण पूरे जो उनका कार्यकलाप है वो भी अफेक्टेड रहते हैं। साइकोलॉजिकल जो एस्पेक्ट है उसके अलावा एनाटॉमिकल जो एस्पेक्ट है वो रहता है, इसलिए ड्वार्फिज्म को भी इसमें शामिल किया गया है। 4 फीट 10 इंच से हाइट जिसकी माने कम है। मस्कुलर डिस्ट्रोफी, मसल्स हैं जो स्ट्रेन रहना लंबे टाइम तक वो है। एसिड अटैक विक्टिम्स, पीछे समाज में बहुत दुर्दशा ही कहूंगा ये चली थी, अब थोड़ा सा अंकुश है इन चीजों पे कि जो एसिड है वो कुछ मन चले या किसी एक्सीडेंट के कारण भी हो जाता है। वो किसी के ऊपर फेंक दिया जाए या गिर जाए
तो उससे क्या होता है, जो कॉस्मेटिक प्रॉब्लम्स हैं वो तो है ही हैं, साथ साथ जो सेंसेशन है वो भी कम हो जाती है। धूप में रह के काम करना इन लोगों के लिए बड़ा मुश्किल रहता है। तो ये रीजंस हैं। और कई बार जो नर्व है वो भी बहुत डैमेज हो जाती है। तो ऐसे डिटेक्टिव टर्म्स को इसमें शेयर करने का। सेंसरी इंपेयरमेंट में हमारी ब्लाइंडनेस माने टोटल एब्सेंस ऑफ साइट, या तो आई बॉल ही नहीं है, आंखें ही नहीं है, या अगर हैं तो माने दिखाई नहीं देता बिल्कुल भी। लो विजन, जिसमें जो फील्ड ऑफ विजन और विजुअल एक्यूटी वो कम हो जाए, वो इतनी कम हो जाए कि उसको चीजों को देखने के लिए उन चीजों के बिल्कुल नजदीक जाना पड़े, समीप जाना पड़े। माने हमें यहां से दिखाई दे रहा है, उस बच्चे को हो सकता है बिल्कुल स्क्रीन के 2 फीट या 3 फीट जाके ये जो फॉन्ट है वो दिखाई देता है। स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, हियरिंग इम्पेयर्ड भी 2 तरीके का, हमारा टोटल एब्सेंस ऑफ ऑडिटरी नर्व्स या हार्ड ऑफ हियरिंग। और स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी को इसमें इंक्लूड इसलिए किया गया है, बोलने में अगर वो एक्सप्रेशन, क्योंकि हमारा इनपुट तो हो गया, हम चीजें समझ ली, लेकिन सोसाइटी में रहने के लिए, ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए हमें अपने आप को एक्सप्रेस करना होता, अपनी चीज़ों को दर्शाना होता, वो चीज़ें नहीं आ पाती। तो इसलिए स्पीच एंड लैंग्वेज डिसेबिलिटी, जिन बच्चों को बोलने में दिक्कत रहती है, सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम रहती है। एक बात हम करते हैं एबनॉर्मल की, जो हम बात करते हैं, तो एबनॉर्मलिटी हमारी होती है अवे फ्रॉम नॉर्मल, सामान्य से सिग्निफिकेंटली दूर है, वो अवे है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, सबसे ज्यादा जब हम बात करते हैं तो 2 ही चीजें हमारे सामने आती हैं, या तो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी वाले बच्चे जो स्कूल में हम देखते हैं कि उनको पढ़ाना, उनको कार्यकलाप कराना सबसे मुश्किल है, तो वो बच्चे, तो इनको हम एजुकेशन के हिसाब से 3 तरीकों में डिवाइड करते हैं, ETC में, एजुकेबल, ट्रेनेबल और कस्टोडियन। एजुकेबल वो बच्चे माने जिनका IQ लेवल 75 के आसपास रहता है, थोड़ा बहुत उनको पढ़ाया जा सकता है, 7th क्लास तक करिकुलम वो सीख सकते हैं, जा सकते हैं। ट्रेनेबल, जिनका IQ लेवल 50 तक रहता है, उनको सिर्फ हम डेली लिविंग स्किल्स की ट्रेनिंग दे सकते हैं, चीज़ों को बता सकते हैं, बस इतना ही। वो ट्रेन हो जाएंगे किसी भी स्किल में, किसी भी अपने जीवन उपयोगी, ताकि वो अपने तक अपने जीवन में रहें। क्योंकि समस्या पूरे समाज की एक ही है कि पेरेंट्स ये सोचते हैं कि किसी के घर पे अगर दिव्यांग बच्चा है कि जब तक हम हैं तब तक तो ठीक है, मेरे बाद क्या। सेंसिटिविटी पेरेंट्स की सबसे ज्यादा यहाँ है कि जब तक हम हैं तब तक तो ठीक है, लेकिन हमारे बाद जो दिव्यांग बच्चा है उसका क्या होगा। तो वो चीजें सबसे ज्यादा जो हमारे इंटेलेक्चुअली डेफिसिट बच्चे होते हैं उनके साथ रहता है। कि बाद में क्या, इसी सीन में फिर जो हमारे सेफ गार्ड्स हैं वो आते हैं इन बच्चों के लिए, एजुकेशनल और सोसाइटल। फिर स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, माने इंटेलेक्चुअल लेवल, उसका IQ लेवल बच्चे का सही हो सकता है, लेकिन फिर भी चीजें सीखने में जब बच्चों को दिक्कत होती है, जैसे डिसलेक्सिया, माने बच्चों को पढ़ने में दिक्कत होती है, लेक्सिकन से संबंधित, लैंग्वेज से संबंधित चीजें जो रहती हैं वो उनको बहुत प्रॉब्लम आती है। सामान्य बच्चे के लिए उन चीजों को देखना जानना बहुत आसान प्रतीत होता है, लेकिन ब्रेन की फंक्शनिंग के कारण, न्यूरोलॉजिकल एस्पेक्ट होने के कारण चीजें उनको स्पष्ट नहीं हो पाती। एक मूवी आई थी पीछे, तारे जमी पे, उसमें इसका काफी अच्छा एग्जाम्पल कोट किया हुआ है। डिसकैलकुलिया, जिसको कैलकुलेशन में माने दिक्कत होती है, एकैलकुलिया माने इतनी सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम होना मैथमेटिकल ऑपरेशंस में कि वो बिल्कुल ही ना हो। डिस मीन्स जिसकी कमी हो, कंप्रोमाइज्ड हो। अकैलकुलिया बिल्कुल टोटल एब्सेंस या लॉस हो सकता है। ऑटिस्टिक स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर, इन पे हमारा एक साइकोलॉजिस्ट सर है, उनका पूरा सेशन रहेगा।
फिर भी इसमें हमारा ऑटिज्म में एक मेन चीज रहती है कि एक ही टाइम पे बच्चे का ध्यान 6 जगह रहता है। मोटे तौर पर जब हम क्लास में देखते हैं, सिंगल मोमेंट पे जब हम यहाँ अगर बैठे हैं उदाहरण के लिए, और यहीं से हम 6 जगह चीजों को सोचते रहे, जो स्पेन ऑफ अटेंशन है वो इतनी जगह डाइवर्ट रहता है ऑटिस्टिक बच्चों के लिए। यही रीजन है कि वो अपने आप में ही मशगूल रहते हैं, लीन रहते हैं। जब कोई भी व्यक्ति बहुत ज्यादा टेंस होगा तो वो किसी से बात बहुत कम करेगा, नहीं करेगा। ये बच्चे जो ऑटिज्म वाले बच्चे होते हैं, उनका ये ही रीजन है उनके कम दोस्त होने का, कि टोटल जो उनका टाइम रहता है, स्पेन ऑफ अटेंशन जो रहता है वो डायरेक्टेड रहता है। फिर हमारी कोई हेल्थ इंपेयरमेंट के कारण जो हमारी डिसेबिलिटी है, मेंटल इलनेस, माने कोई मानसिक रोगी किसी चीज को, कोई मानसिक रोग हो जाता है, चीजों को ऑब्जर्व करने में, असेस करने में वो प्रॉब्लम रहती है। न्यूरोलॉजिकल कंडीशंस में हमारे पार्किंसन डिजीज और मल्टीपल स्क्लेरोसिस है। बर्ड डिसऑर्डर, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और सिकल सेल डिजीज। सिकल सेल डिजीज में क्या, जो हमारी आरबीसी होती है उसमें डिस्टॉर्शन हो जाती है। जैसे एक दांती होती है खेतों में जब हम काम करते हैं तो जैसे घास काटते हैं, उसी टाइप से बर्ड के अंदर, आरबीसी के अंदर एक जो गोल होती है सेल, वैसे तो वो दांती के प्रकार की हो जाती हैं और वो जो दूसरे बर्ड सेल्स हैं उनको खत्म करती रहती हैं और बच्चे में खून की कमी होनी स्टार्ट हो जाती है। माने अगर आरबीसी 120 डेज तक रहता है तो इनका वो रिड्यूस होके कम हो जाता है। बार बार फिर इनको जो खून चढ़ाना पड़ता है वो प्रॉब्लम है। इससे फंक्शनिंग अफेक्ट रहती है। माने बच्चा 10 दिन तो हॉस्पिटल में जाता है 1 महीने में, तो उसको सीखने का और वो प्रॉब्लम वहां रहती है। तो ये रीजन है इसका यहाँ पे। फिर हमारी मल्टीपल डिसेबिलिटीज है, डेफ ब्लाइंडनेस, हेलन केलर का एग्जांपल हमने दिया था, जिसके माने एब्सेंस ऑफ साइट है और सुनने की भी प्रॉब्लम है। और फिर 2 चीजें इकट्ठी हो सकती हैं, सेरेब्रल पाल्सी भी है और इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी भी उसके साथ एडिशनल उसमें आ गई। एक अगर डिसेबिलिटी है उसके साथ दूसरी डिसेबिलिटी जब आ जाती है तो रिहेबिलिटेशन भी बहुत मुश्किल रहता है और जो डेली लिविंग स्किल्स हैं वो भी कठिन रहती है। तो ये डिसेबिलिटी होने के बाद ये चीजें हमारी 21 डिसेबिलिटीज हैं। तो इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं रिहेबिलिटेशन बच्चे की कैसी हो। इंक्लूड करना ना कि फिजिकल लेवल पे बल्कि साइकोलॉजिकल लेवल पे। जब तक वी फीलिंग, जब हम बात करते हैं इंक्लूजन में, स्कूल की बात करते हैं हम खास तौर पर, जब तक क्लास में, स्कूल में वी फीलिंग नहीं होगी, कि जब तक बच्चा अपने आप को ये नहीं मानेगा कि मैं भी स्कूल का पार्ट हूं, तब तक पॉसिबल नहीं है। जितने भी हम रेडीनेस प्रोग्राम सरकार के द्वारा चलाए जाते हैं वो फुलफिल नहीं हो पाएंगे। हम कहीं भी जाते हैं जहां हम रिस्पेक्टफुल फील करते हैं, वेलकमिंग फील करते हैं, तो वही हमें जाने की बार बार इच्छा भी रहती है और वहां पे मन भी खुश रहता है। तो यहीं से जो स्टार्ट होती है, कई बार हम बात करते हैं कि नहीं बच्चों को, सामान्य बच्चों की हम बात करते हैं, विदाउट डिसेबिलिटी वाले बच्चों की, कि किसी बच्चे को हो सकता है मैथ, साइंस या इंग्लिश जो भी सब्जेक्ट है वो आसान लगे, तो वो उसके बच्चे के सामान्य तौर पर हम बात करते हैं, एक्सेप्शनल की नहीं, सामान्य तौर की, कि जो स्टार्टिंग में जो उसके अनुभव रहे हैं बच्चे के, चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन टीचर्स के साथ जो रहे हैं। माने एक मैथ का बच्चा है, किसी बच्चे को कहता भाई मैथ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट है, कोई कहेगा बहुत डिफिकल्ट और टफ सब्जेक्ट है। तो मेजॉरिटी ऑफ केसेस में हम देखते हैं कि जो चैनल ऑफ कम्युनिकेशंस बच्चे के शुरुआत में टीचर के साथ रहे हैं मैथ्स को लेके, वो अच्छे रहे, तो उससे बच्चे का इंटरेस्ट बनेगा, डर नहीं रहेगा उस सब्जेक्ट को लेके।
जब जहां पे इंटरेस्ट बच्चे का क्रिएट हो गया किसी भी चीज में, तो हम मिनिमम लेवल ऑफ लर्निंग को अचीव कर सकते हैं। एक्स्ट्राऑर्डिनरी की बात हम नहीं कर रहे, सिर्फ मिनिमम जो लेवल ऑफ लर्निंग है उस सब्जेक्ट का, उस चीज का, वो बच्चा अचीव कर सकता है। तो फर्स्ट जो चीज है वो चैनल ऑफ कम्युनिकेशन की है, सिर्फ कम्युनिकेशन की नहीं है कि कैसे हम लैंग्वेज यूज कर रहे हैं, वो तो है ही, लेकिन चैनल्स ऑफ कम्युनिकेशन जिस सब्जेक्ट का बच्चे के साथ अच्छा रहेगा उसमें बच्चे को सहूलियत रहेगी, बहुत अच्छे से वो सीख पाएगा। तो इंक्लूजन, जो इंक्लूसिव एजुकेशन हमारी है, वो ये चीज पहले ही मान के चलती है कि जो चाहे हम कितनी ही डाइवर्सिटी में रहते हैं, जब हम एग्जिस्ट कर सकते हैं डाइवर्सिटी में, चाहे वो लिंग्विस्टिक डाइवर्सिटी हो, इकोनॉमिक डाइवर्सिटी हो, फिजिकल डाइवर्सिटी हो, किसी भी प्रकार की हो, या एबिलिटी की डाइवर्सिटी हो, स्पेसिफिकली जब हम बच्चों की बात करते हैं, तो वहाँ वो सीख सकते हैं। ऑल स्टूडेंट्स कैन लर्न टुगेदर, एक साथ सीख सकते हैं। जब एक साथ रहेंगे तो उसमें थोड़े से एफर्ट्स ज़्यादा हो सकते हैं, टीचर के लेवल पे हो सकते हैं, स्कूल के लेवल पे थोड़े से टीचर्स और स्कूल हेड्स के थोड़े से एफर्ट अगर ज़्यादा हो तो इंक्लूसिव एजुकेशन है वो सक्सेसफुल हो सकता है, और वो हो भी रहा है। क्योंकि जब पहले ही ये चीज़ मान ली गई है एजुकेशन इज मेंट फॉर अस, शिक्षा हमारे लिए बनी है, तो उसमें चेंज भी हमारे अनुरूप हो। माने किसी बच्चे को दिखाई बहुत कम दे रहा है, उसको हैंड होल्ड मैग्नीफायर से वो अवेलेबल हो जाए तो उसकी जो प्रॉब्लम हो दूर हो जाती है। हार्ड ऑफ हियरिंग का जो बच्चा है, कम सुनाई देता है, हियरिंग एड अगर उस बच्चे को मिल जाती है तो वो चीज सबसे मेन चीज अफेक्ट करती है बच्चे की सीटिंग अरेंजमेंट होना। पीछे असम ब्लॉक की मैं बात करता हूँ, एक ब्लॉक में एक बच्चा मेंटल रिटार्डेशन, इंटेलेक्चुअली डेफिसिट था। विजिट करते रहते हम स्कूल में, तो टीचर उन्होंने कहा कि सर ये बच्चा बहुत शरारत करता है और क्लास में डिसिप्लिन जो वो मेंटेन नहीं रहने देता, तो इसका क्या उपाय है? महा सर जब आप क्लास में जाएंगे मैं भी आपके साथ चलूंगा, फिर देखेंगे क्या पॉसिबल हो सकता है। तो क्लास में जो उस बच्चे का सीटिंग अरेंजमेंट जब मैंने देखा, उसका सीटिंग अरेंजमेंट, वो बच्चा पीछे बैठता था। अब उसको बच्चा शरारत तब करता है, सामान्य बच्चा भी, जब या तो इंटरेस्ट नहीं आ रहा क्लास में या उसकी काम की बात नहीं हो रही, तो ये स्वभाव है। तो पीछे बैठा, उसको माने समझ पहले ही इंटेलेक्चुअली जब डेफिसिट था वो थोड़ा सा कम आ रहा उसको, तो मां सर सबसे पहले उसकी पोजीशनिंग चेंज की है, फ्रंट डेस्क पे उसको लेके आए। जो थोड़ा सा ठीक ठाक बच्चा पढ़ने वाला, उसके साथ उसकी कोलैबोरेशन करें, कोऑपरेटिव जो पीयर लर्निंग है वो भी होगी। तो उस चेंज करने से दो चीजें सर ने मेरे को बताई, एक महीने बाद जब क्या चेंज आया कि सर जो क्लास का डिसिप्लिन मुझे हर 5 मिनट बाद इस बच्चे को टोकना पड़ता था, वो टोकने की जरूरत नहीं रही। माने एडेप्टेशन के कारण ये चेंज हुआ सीटिंग अरेंजमेंट से, कि बच्चा आगे बैठ गया, आधी चीज तो वैसे ही सामने रहा दूसरे बच्चे की कॉपी से, चाहे इसने 2 अक्षर लिखे जो मैंने बोर्ड पे लिखे थे, कुछ मेरे देख के लिख लिए, कुछ पास वाले की जो कॉपी में से देख के लिख लिए। तो सीटिंग अरेंजमेंट सबसे पहले हमने बच्चे का चेंज करना है अगर हम बात करते हैं क्लासरूम में। उससे दोनों ही चीजें होंगी, पूरी क्लास का जो हर 5 मिनट बाद बच्चे को टोकना पड़ता था वो दूर हो जाएगा। दूसरी जो चीज, अगर लो विजन का अगर बच्चा है, फिजिकल बच्चे को चलने में दिक्कत है, अगर माने लो विजन का बच्चा है और वो बेंचों के बीच से पीछे जा रहा है, तो चांसेस है कहीं ना कहीं कुछ नीचे गिरा हो तो उसके पैर लग के वो बच्चा भी गिर सकता है। दूसरा, अगर वो बच्चा पीछे बैठेगा तो जो हमारा ब्लैक बोर्ड है, व्हाइट बोर्ड है, चाक बोर्ड है, उस पे भी चीजों को देखने में उसको दिक्कत होगी। डायरेक्ट जो इंटरेक्शंस हैं वो टीचर से कम हो जाएंगे जितना हम पीछे जाते जाएंगे। मतलब थोड़ा सा फर्क रहता है, ये तो नहीं कि बिल्कुल हो जाती, थोड़ा सा फर्क उससे रहेगा। तो सीटिंग अरेंजमेंट सबसे पहली चीज है, फ्रंट रो पे हो, जहां उसको कंफर्टेबल हो वो रहना। फिर फोकस, जो कंसेप्ट कहता है फोकस होना एबिलिटी पे, माने बच्चा कितना सीख सकता है।
किन चीज़ों को सीख सकता है। जब हम अपनी एनसीईआरटी की बुक्स को देखते हैं तो उसमें रेड बॉक्स से बने होते हैं मेन आइडियाज़ के लिए। वो सिर्फ इसीलिए होते हैं, एक तो रिवीजन के लिए, और दूसरा अगर हमारे जो बच्चे ऐसे हैं जो इंटेलेक्चुअली थोड़ा सा कंप्रोमाइज है तो उन बच्चों के लिए अगर वो सिर्फ कॉन्सेप्ट वो ही जान लें तो उनके लिए वो काफ़ी। फिर कुछ रेगुलर ट्रेनिंग्स जैसे हमारी आज चल रही इस टाइप से इंडिविजुअल लर्निंग स्टाइल्स को थोड़ा सा हम ध्यान कर लें, थोड़ी सी एडेप्टेशन। एक चीज, जितनी हम एडेप्टेशन इन बच्चों के लिए करेंगे उतना ही क्लास में हमारा सकारात्मक रहेगा। जब जिस बच्चे का आईक्यू लेवल कंप्रोमाइज है, दिखने में दिक्कत है, उनको हम टीचिंग एड्स के थ्रू सिखाने की कोशिश कर रहे हैं तो जो और क्लास है, जो सामान्य बच्चे हैं, उनमें और ज़्यादा रिजल्ट्स जो हमारे फ्रूटफुल रहेंगे और इजी वो सीख सकते हैं। डाइवर्सिटी को हम सेलिब्रेट करें, इंडिविजुअलिटी को, और जो एम्पैथी का हम बात करते हैं, सिंपैथिक जो हमारा एटीट्यूड में थोड़ा सा हमारा चेंज होना चाहिए कल्चर में, स्कूल की जो हमारी कल्चर है बच्चों, क्योंकि हमारे से ही जो चेंज होना वो स्कूल हेड से स्टार्ट होता है। दया की जरूरत नहीं होती, अगर दया इन बच्चों के लिए आ गई तो फिर सहयोग कम हो जाएगा, क्योंकि जो कंसेप्ट है वो एटीट्यूड के चेंज में इसी प्रकार का है। एम्पैथी होना जरूरी है, क्योंकि एटीट्यूड फॉर्मेशन में हम तीन चीजें देखते हैं मेन। जब हम बात करते हैं कॉग्निटिव डोमेन की, कोई भी काम हो रहा है, कोई भी एक्ट है, उसको हमें देख के जो हमारा माइंड, ब्रेन इंटरप्रेट करता है चीजों को। माने हमने कोई दिव्यांग बच्चा देखा सामने, जब हम बात इस संदर्भ में बात करते हैं, तो उसको देख के एक तो ये दया भाव आ जाए, ओहो ये तो बड़ा बेचारा ब्लाइंड है या इससे चला नहीं जा रहा, वो चीज। तो उसका रिजल्ट क्या होगा कि भाई हम इसको क्या हेल्प करें, किस प्रकार से करें। लेकिन अगर हम उसको एम्पैथेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से चीज को देखते हैं, भाई ठीक है इस बच्चे को दिखाई नहीं दे रहा, तो इसका अल्टरनेट क्या हो सकता है, फोकस उसके अल्टरनेट पे, उसकी सहयोग पे हो, तो उससे हमारा क्या होगा, जो अफेक्टिव डोमेन है, यानी कि क्या किस प्रकार से हमारे जो इमोशंस है वो कैसे जागृत होंगे। किसी चीज को हमारे देखने के नजरिए से ही चीजें बदल जाती हैं, तो जो हमारे भाव पैदा होंगे, किस प्रकार के जो इमोशन अराउज होंगे वो, और वही इमोशन फिर हमारे साइकोमोटर डोमेन में चीजों को चेंज करते हैं। हमारे जो एक्शंस हैं वो चेंज हो जाएंगे उसी के अनुरूप। कहीं बाहर किसी ने देखा, भाई ठीक है भाई इसको 10 रुपए दे दिए, भाई बड़ा वो है बेगिंग, तो वो उसके बजाय कि क्या इसका सहयोग हो सकता है, स्कूल लेवल पे क्या सहयोग हो सकता है, इसकी जो एबिलिटी और पोटेंशियल्स हैं उनको कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है।